हेलो बच्चे, कैसे हो आप? बहुत अच्छे। आपके उस्मानी सर भी बहुत अच्छे हैं। होप कि आप 12th की तैयारी बड़े धूमधाम से कर रहे होंगे। बच्चों, इधर उधर की दुनिया की बातों से थोड़ा सा दूर चल करके अपने 12th की पढ़ाई में पूरा कंप्लीट फोकस करो। बच्चों, कोई भी कंपटीशन जो होता है आपका, वो 12th आपका ओरिजिन है। 12th का सिलेबस और उसका कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, आइडियाज आपका अगर बहुत अच्छा क्लियर है तो कोई भी कॉम्पिटिशन्स का जब भी कोई प्रॉब्लम, कोई भी न्यूमेरिकल आप हिट आउट करोगे, वो आपको समझ में आएगा और बनाने के लिए आप सक्षम भी हो, कैपेबल भी हो। तो बच्चे, थोड़ा सा ट्रैक से हट के आपको इसके तरफ कंप्लीट फोकस, कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि 11th में आपके साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आ जाता है। 12th में आते आते वो साइड इफेक्ट्स काफ़ी गहरा जाता है। तो बच्चों, एज के हिसाब से उन चीज़ों से अपने को थोड़ा सा दूर रखना होगा कि यही ट्रांजिएंट पीरियड है जहाँ पे आप बन सकते हो और बिगड़ सकते हो। तो बच्चों, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने जो पढ़ा है, उसको हम लोग जो 12th सेक्शन यानी बोर्ड एग्जाम के लिए जो आपका क्वेश्चंस बनता है या पूछे जाते हैं, वो सेक्शन हमने इसका कंप्लीट करा है। अब उस पर जो बेस्ड नीट में एग्जाम, नीट कंपटीशन में एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेगा, होगा। ये आप अगर देख रहे हो तो बिल्कुल आपको नया कॉन्सेप्ट्स मिलेगा, नए नए टाइप के न्यूमेरिक्स मिलेंगे, उसके बनाने का ट्रिक्स, उसका अंदाज मिलेगा। और हमारे चैनल के लिए आप बिल्कुल नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस करो यार, थोड़ा सा ध्यान दो, और नया नया जो भी मैं अपलोड करूंगा वो सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलता जाए, नोटिफिकेशन आपको आता जाए। तो चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड जो नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, उसकी ओर। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर रिलीज एट ए टाइम to cover a distance x, the ratio of time taken by electron and proton is। बच्चों, जो हिंदी में इसको लिखना चाहते हो, हिंदी में इसको अगर कोई क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करना चाहते हो तो मैं इसको बोल देता हूँ, आप इसको जो है पॉज करके या जूम करके आप जो है देख सकते हो, लिख सकते हो। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को छोड़ा जाता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को यूनिफॉर्म एक समान विद्युत क्षेत्र में छोड़ा जाता है और दोनों समान डिस्टेंस यानी इलेक्ट्रॉन भी x डिस्टेंस और प्रोटॉन भी x डिस्टेंस दूरी तय करता है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने जो डिस्टेंस कवर करने में समय लिया, उस समय का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ हमको कई कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। देखो, जब आप कोई न्यूमेरिक्स बनाते हो बच्चों, तो सबसे पहले आप फोकस करो कि वो न्यूमेरिक्स का बेस क्या है, बेसिस क्या है और किस पर ये आधारित है, इनके अंदर डेटा क्या है और डिमांड क्या है। ये सारी बातें अगर आपको पहचान में आ गया तो कोई भी न्यूमेरिकल्स, आप कोई भी प्रॉब्लम आप चुटकी बजाते हुए कर सकते हो। तो लेट्स प्रोसीड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को हमने रिलीज किया, छोड़ दिया एक साथ एट ए टाइम, और दोनों डिस्टेंस कवर करना शुरू किया। दोनों ने x डिस्टेंस कवर करा। तो कह रहा है कि दोनों के ये x डिस्टेंस कवर करने में टाइम का रेशियो क्या है, टाइम का रेशियो क्या है। तो बच्चों, यहाँ पे ये बात नहीं बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, यानी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल अप है, वर्टिकल डाउन है, ये कुछ नहीं बताया है। तो जब कुछ नहीं बताया, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, हम लोग अपने सुविधा अनुसार ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा
इस डायरेक्शन में है, इधर की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक साथ हमने दो पार्टिकल को रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर की तरफ है तो हम लोग ये जानते हैं कि इधर कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज प्लेट होगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगा, जहां से ये लाइन ऑफ फोर्स आ रहा है, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। जब इस जगह में हम इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन किधर भागना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो इस प्लेट यानी पॉजिटिव की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भागना चाहेगा। अगर हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ रिलीज करा है तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागना चाहेगा, और प्रोटॉन को यहाँ पे हमने रिलीज करा है तो प्रोटॉन डेफिनेटली वो इधर की तरफ भागना चाहेगा, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज प्लेट से ही लाइन ऑफ फोर्स आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो प्रोटॉन इधर की तरफ भागेगा, प्रोटॉन का मूवमेंट इधर होगा और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा। कहता है कि दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर x डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को x डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, मान लो हमने ले लिया टाइम t1, और प्रोटॉन को x डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, मान लिया हमने t2। अब हमारे पास यहाँ पे देखना है कि आगे हम, ये तो हमारा डेटा है कि x डिस्टेंस कवर कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज हुआ, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, प्रोटॉन उधर जाएगा, दोनों समान डिस्टेंस कवर कर रहा है। दोनों के बीच जो टाइम टेकन है, दूरी कवर करने में जो टाइम लगा, उन टाइम का रेशियो निकालना है, यानी T1:T2 हम लोगों को पता करना है। ये वाट, ये क्या होगा। तो बच्चों जब कोई न्यूमेरिक्स बनाते हो आप, तो आपके दिमाग में ये बात रहना चाहिए कि इसको आगे फर्दर बनाने के लिए हमें कौन से फॉर्मूला, कौन सा कॉन्सेप्ट, हम कैसे उसको इनिशिएट करें, कैसे हम स्टार्ट करें, कैसे बनाएं। ऐसा नहीं है कि किसी सर का बना हुआ देख लिया हमने, स्ट्रेटेजी कैसे ही बनाना है, आपको कारण भी जानना है। तो सबसे पहली बात है कि हमको टाइम का रेशियो चाहिए। तो टाइम का रेशियो चाहिए, हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड है। दूसरी बात, जब हम किसी भी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव, तो उस चार्ज पर फोर्स लगता है, और वो फोर्स होता है चार्ज मल्टीप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल यानी इस डायरेक्शन में जाएगा, और नेगेटिव चार्ज है तो उस पर भी फोर्स वही लगेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर फोर्स लग रहा है। अब अगर दोनों पर फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स लग रहा है, तो अगर दोनों पे फोर्स लग रहा है और दोनों के अंदर मास है, मास हो और फोर्स लगे, तो न्यूटन साहब का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो बताते हैं कि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में एक्सीलरेशन होगा। ये सारा चीज आपको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, कुछ नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों पे चार्ज है, दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, फोर्स लगेगा, एक्सीलरेशन होगा। तो मान लेते हैं इसका जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस है, वो एक्सीलरेशन हमने नाम दे दिया E फॉर इलेक्ट्रॉन, और इनका जो एक्सीलरेशन है इसका नाम दे दिया हमने AP। अब हमारे पास जो डेटा है मोशन का, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है और एक्सीलरेशन है, और जब हमने दोनों को रिलीज करा, छोड़ा था एक साथ, तो उस समय दोनों में कोई वेलोसिटी हमने नहीं दिया था, यानी हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो अब हमें देखना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन में किसको लेके चले कि ये सारा क्वांटिटी हमारा आ जाए। तो बच्चों इसका भी आइडिया आपको खुद होना है। अगर हम S लेते हैं UT हाफ AT² आता है, V² लेते हैं U² प्लस 2S आता है, और अगर V लेते हैं तो U प्लस AT आता है। बच्चों आप 11th क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में इतना जानते हो, हम इसका यहाँ पे यूज करेंगे। अब
दिमाग लगाना आपको कि ये तीन में से कौन इस्तेमाल करेंगे। तो हमें देखना है कि हमारे पास डेटा क्या है, डिस्टेंस है यानी एस है। हमारे पास क्या एक्सीलरेशन की बात हो रही है, एक्सीलरेशन है। हमारे पास टाइम की बात हो रही है, टाइम है। और हमने इसको इनिशियली 0 में छोड़ा था, u है। और टाइम की बात कर रहे हैं, यानी इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग लेके चलेंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों? हमारे पास एक्सीलरेशन है, डिस्टेंस भी है, इनिशियल स्पीड भी है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी यहाँ कहीं दिया हुआ नहीं है। इसलिए यहाँ भी फाइनल वेलोसिटी है, तो ये हमें ज़रूरत नहीं है, इसका हम यूज़ नहीं करेंगे। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया कि जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सा लेंगे। तो ये चीज़ आपको आ जाना है कि हमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन लेना है। अब अगर इस इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम लेते हैं बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम लेते हैं s इक्वल टू ut हाफ at स्क्वायर। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो दोनों ने डिस्टेंस बराबर तय करा है। ut चूँकि इनिशियली u का वैल्यू 0 है, तो ये टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हाफ। a एक्सीलरेशन किसका, तो एक्सीलरेशन हमने ले लिया, सपोज दैट प्रोटॉन का लेते तो AP हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर। और इसके लिए टाइम अगर हमने t2 लिया है तो t2 कर देते हैं। अब यहाँ पे ये वैल्यू हमारा 0 हो गया, ये हाफ AP इंटू t2 स्क्वायर हो गया। टाइम का रेशियो की बात करा है, तो इसलिए हम यहाँ से टाइम का वैल्यू निकाल लेंगे। क्योंकि टाइम के रेशियो की बात करा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू हमारा हो गया हाफ AP t2 स्क्वायर। अब ये वैल्यू इधर आता है 2x, और ये AP यहाँ आ जाएगा, और इधर की तरफ रह गया हमारा t2 स्क्वायर। अब t2 स्क्वायर को अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर की तरफ ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी इधर हो गया हमारा ट्वाइस ऑफ x अपॉन AP। सिमिलरली अगर हम T1 की बात करें तो फर्क ये है कि वो हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्टेंस तो सेम है, तो 2x यहाँ भी आ जाएगा, इसका एक्सीलरेशन अलग है, ये हो गया। अब बच्चों, इन दोनों का हमें रेशियो चाहिए। अब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं। अब इन दोनों के रेशियो को निकालने के लिए थोड़ा सा एक कैलकुलेशन है, थोड़ा कर लेते हैं बच्चों, आप इसको खुद भी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन का हमने T1 लिया है, प्रोटॉन का T2 लिया है, तो हमें देखना पड़ेगा कि रेशियो किसका मांगा है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये सेंटेंस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का टाइम पहले होना है T1 और प्रोटॉन का बाद में होना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, T1 अपॉन T2 लिखेंगे। तो T1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2x अपॉन AE है, और T2 का वैल्यू है 2x अपॉन AP है। अब इन दोनों को अगर हम एडजस्ट करते हैं, एक स्क्वायर रूट में रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन AE, ये रिवर्स हो जाएगा AP अपॉन 2x। ये 2x को हम कैंसिल कर देते हैं, तो अब हमारा ये रेशियो आ जा रहा है AP अपॉन AE। ये एक्सीलरेशन है। अब बच्चों, हमें एक्सीलरेशन का वैल्यू जानना है। जब किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हो तो उसमें एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि चार्ज रखते ही उस पर फोर्स लगना शुरू होता है। तो हम लोग मैकेनिक्स में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जानते हैं बच्चों, F इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। अब अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स, चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बेसिक चार्ज को सिंबल में हम E लिखते हैं, तो ये हो जाएगा E। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने अगर E लिया है कैपिटल, और मास किसका, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर यहाँ AP कहेंगे तो यहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन का फोर्स था, इलेक्ट्रॉन का मास था, प्रोटॉन का फोर्स होगा और प्रोटॉन का मास होगा। तो इसको फिर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके
इसके वैल्यू को यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये वैल्यू हो जाएगा फिर हमारा E, चूंकि बेसिक चार्ज दोनों का सेम होता है 1.6 10 - 19 कूलम, E से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा है मास ऑफ प्रोटॉन। अब इन वैल्यूज को AE और AP के वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो टाइम का जो रेशियो है, चूंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ लिख रखा है तो वहीं से चलते हैं, उसको लेके चलते हैं। अब यहाँ AP का वैल्यू हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे EE अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, उसके बाद डिवाइडेड है एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका कितना है बच्चों, E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है। अब इसको अगर हम देखेंगे तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइजर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ME अपॉन MP। बच्चों आप यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन दोनों को बैठा देंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा, 9.1 10⁻³ kg, और प्रोटॉन का होता है 1.673 10⁻27 kg। और इसको बच्चों आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाता है, थोड़ा कैलकुलेशन है आप उसको कर सकते हो। तो बच्चों आज का ये हमारा क्वेश्चन और इसका बनाने का ये तरीका हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रॉन बीम विद स्पीड 10⁻7 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 9.1 मीटर इन यूनिफॉर्म वर्टिकली डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ है और उसका वैल्यू है 20 न्यूटन पर कूलम। तो कह रहा है द डिफ्लेक्शन सफर्ड इज, डिफ्लेक्शन कितना होगा, कह रहा है इलेक्ट्रॉन का बीम है और उसका स्पीड है 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, उस जगह चल रहा है जहां पर उनका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चलते हुए 9.1 मीटर दूरी वो कवर कर लेता है। 9.1 मीटर दूरी वो कवर कर लेता है। तो कह रहा है कि इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन बीम इस फील्ड में चल रहा है, तो क्या ये बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा? डेफिनेटली नहीं चलेगा स्ट्रेट, उसका रास्ता डेविएट हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो क्वेश्चन है कि कितना वो डिफ्लेक्ट करता है, यानी अपने रास्ते से कितना वो मुड़ जाता है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो बच्चों इसको हम लोग कुछ इस तरह से डिजाइन करते हैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, इस तरह से है। थोड़ा सा मैं इसको पिक्टोरियल डायग्राम में बताता हूँ सो दैट कि आपको समझ में आ जाए बात। इतने फील्ड में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। अब आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम को स्पीड दिया, इसको हमने क्या स्पीड दिया, इधर की तरफ हमने स्पीड दिया उसको v या u स्पीड दिया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बीम इधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑब्वियसली इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज की बात होगी, तो पॉजिटिव चार्ज की बात होगी। आपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे स्पीड दिया तो इलेक्ट्रॉन ये इधर की तरफ धीरे धीरे मुड़ना चाहेगा। आपने स्पीड तो दिया इधर जाने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपने रास्ते से डेविएट होगा। सवाल है कि हमने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा था स्ट्रेट और ये यहाँ आना चाहिए था, यहाँ नहीं आकर के ए पॉइंट में आना था मान लो, और आ गया वो बी पॉइंट पे। तो कह रहा है कि अपने रास्ते से कितना वो डेविएट हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं यू, और हमें ये यू निकालना है, वाई निकालना है। तो ये हमको वाई यानी वर्टिकल की तरफ कितना मुड़ गया, ये हमको निकालना है। तो बच्चों हमें ये देखना है, यहाँ भी आपका कॉन्सेप्ट काम करेगा। अगर आप कॉन्सेप्चुअली इसको आप नहीं समझ पाओगे तो फिर वही होगा कि किसी टीचर ने आपको बना दिया और इस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको खुद के अंदर ये चीज़ डेवलप करना है कि ऐसे क्वेश्चन मिले तो मैं कैसे बनाऊं। तो बच्चे मैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं करूंगा,
कि सिर्फ मैंने आपको सॉल्व कर दिया और आपने देख लिया। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सॉल्व करोगे, आप इस चीज पर कैसे थिंक ओवर करोगे। तो सबसे पहली बात, जब हम इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ छोड़ा तो इस डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स लग रहा है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। अगर फोर्स लग रहा है तो इसके स्पीड जो इस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसके स्पीड में प्रभाव पड़ेगा। फर्ज करो कोई चीज इधर जा रहा है 20 के स्पीड से और आपने इस पर फोर्स लगा दिया उधर ही की तरफ, ऑब्वियसली इसका स्पीड बढ़ जाएगा। या आपने फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया तो ऑब्वियसली इसका स्पीड घट जाएगा। तो हमें ये देखना है कि जिधर की तरफ इलेक्ट्रॉन को हमने रिलीज किया, छोड़ा, स्पीड दिया, क्या उधर कोई फोर्स काम कर रहा है? तो हॉरिजॉन्टल की तरफ कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। बच्चों आप ये कैसे समझोगे कि फोर्स काम नहीं कर रहा है? तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेक्टर का थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। वेक्टर का क्या नॉलेज होना चाहिए? देखो इधर की तरफ इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स है कि नहीं, हमें यह देखना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में हमारा एक फोर्स है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज को रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। मैंने बता रखा है यहाँ पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अब बताना है कि इधर फोर्स होगा कि नहीं होगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इस वेक्टर का इधर की तरफ हम कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे कि इस फोर्स का वैल्यू इधर कुछ होगा। तो ये एंगल 90 डिग्री है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अगर पढ़ा है बच्चों तो इसका वैल्यू इधर हो जाएगा f cos 90 डिग्री, दिस एंगल, और cos 90 जीरो होता है, इसलिए फोर्स का वैल्यू हॉरिजॉन्टल की तरफ जीरो हो गया। कहने का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी तरह का फोर्स काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल की तरफ हमारा वेलोसिटी है उस वेलोसिटी में कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये फोर्स धीरे धीरे इसको मोड़ते हुए यहां तक लेके आया है, बट हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी का कंपोनेंट डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो बच्चों वो पार्टिकल अगर मान लो O से A आता और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं रहता, बिल्कुल स्ट्रेट चलता, और इसको टाइम कितना लगता, इलेक्ट्रॉन बीम विद 10 पावर दिस स्पीड ट्रेवल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस of 9.1 meter in a uniform vertical downward electric field of 20 Newton per coulomb, the deflection suffered is। अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक चलने में इनकी दूरी अगर 9.1 मीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं रहता और जितने टाइम में t टाइम में अगर ये इतना दूरी तय करता, इलेक्ट्रिक फील्ड रहने के बाद भी वो इतना ही समय में यही दूरी तय करेगा। इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इस फोर्स के कारण वर्टिकल डिस्टेंस भी वो कवर कर रहा है, इधर भी जा रहा है, बट इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमें देखना है कि इधर की तरफ डिस्टेंस हमारा कितना है, 9.1 चला, और स्पीड क्या उसका, स्पीड उसका है u, जो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है। अब स्पीड पता है और उसका डिस्टेंस पता है तो हम टाइम निकाल लेंगे। जनरली बच्चों आप याद रखते हो कि चाल बराबर बोलते हो दूरी बटे समय, ये बच्चे को अक्सर याद रहता है। चाल बोले तो अगर हम u लिखते हैं, दूरी यहाँ s लिखते हैं, समय टाइम, और हमको अगर टाइम चाहिए यहाँ पे बच्चों तो टाइम बराबर क्या होगा, s अपॉन u हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ s कितना है हमारा दूरी 9.1, और u का वैल्यू कितना है, यानी इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना है 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ये उसका स्पीड है और ये उसका डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो टाइम का वैल्यू हमें इतना मिल गया। अब जब टाइम मिल गया, अब हमें यह देखना है कि ये जो वर्टिकल की तरफ दूरी तय करा, ये दूरी कितना है। अब वर्टिकल की तरफ जो उन्होंने दूरी तय करा उस दूरी को हमें निकालना है।
तो अब निकालने के लिए फिर इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा बच्चों। जब दूरी की बात कर रहे हो तो दूरी में तुम्हारा टाइम आएगा, दूरी में तुम्हारा एक्सीलरेशन आएगा। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि जब इधर जा रहा है, इधर की तरफ इस डायरेक्शन में उसका कोई वेलोसिटी नहीं है। जब वेलोसिटी इधर है तो इसका कंपोनेंट इधर जीरो हो जाएगा। वर्टिकल की तरफ हमारा वेलोसिटी कुछ नहीं है, जीरो है। अब अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करेंगे तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, y निकालना है हमें, u इधर की तरफ u का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो गया हाफ, और यहाँ पे a एक्सीलरेशन एंड t स्क्वायर। अब हमारे पास जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आके सिमट गया बच्चों, छोटा हो गया। अब इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो 1/2, और किसी भी चार्ज पर जो क्या कहते हैं एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन का वैल्यू होता है ई यानी चार्ज मल्टीप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन उसका मास, चार्ज मल्टीप्लाइड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड उसका मास, ये हुआ एक्सीलरेशन का वैल्यू। और टाइम का वैल्यू यहाँ है 9.1 10⁻⁷, और उस पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर दे दिया। अब बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो तुम लोगों को करना है, मैं थोड़ा सा इसका डेटा बैठा दूं। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है आपको 20, एंड डिवाइडेड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31 kg, एंड टी स्क्वायर 9.1 अपॉन 10⁻⁷ होल स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व कर लो, इतना डिफ्लेक्शन उस चार्ज पार्टिकल ने कवर करा। तो बच्चों आज का हमारा क्लास यहाँ पे एंड होता है। तो इसी तरह से हमारे क्लास को आप देखते रहो, इससे फ़ायदा लेते रहो, और नए हो तो आप मेरे पीछे वाला जो जितना वीडियोस है आप सब्सक्राइब करके वो सारे वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें बेस्ट और बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल सरल भाषा में दे रखा, बिल्कुल आप समझ पाओगे। फिर भी डाउट हो तो मेरे से आप क्लियर कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।